हेलो बच्चों, देखिए पेपर कल आपका जी एडवांस का हुआ था। ये पेपर एक्चुअली अभी हिंदी में नहीं आया है, इंग्लिश में है। तो मैं आपको हिंदी में इसमें बोलूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हिंदी माध्यम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इंग्लिश वाले सभी लोग डाल रहे हैं। हिंदी के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी इंग्लिश, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में। देखिए आपका एक प्लैंक है, प्लैंक मतलब तखत होता है। उसमें यहाँ पे एक बॉल इस तरह रखी गई है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट करके इसके बॉल को रख दिया गया है। ये प्लैंक को कट किया कि इसमें बॉल रख दी गई। अब उसके बाद इसका एक सिरा यहीं पे फिक्स रहता है, दूसरे सिरे को हम उठाना शुरू करते हैं। तो जब उठाना शुरू करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर उसके बाद हम बॉल जरा से भी प्लैंक को उठाएंगे तो ये बॉल लुढ़क के नीचे आ जाएगी। तो इस स्थिति में ये कोण कितना हो सकता है ये आपको पता लगाना। वो कोण क्या होगा जिससे ये स्थिति, जिसके बाद से ये स्थिति शुरू हो जाए। तो या इस स्थिति में क्या होगा भाई, जब हम लोग इसको उठाते चले जाएंगे तो यहाँ क्या क्या होगा कि अभी द्रव्यमान केंद्र से यहाँ जब तक ये कम कोण रहता है, तो द्रव्यमान केंद्र से क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र पे द्रव्यमान केंद्र इसका इस तरह रहता है कि जो बॉल इस कोने के सहारे और इस कोने के सहारे रुकी हुई है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये इसको इसके परिता घूमने नहीं देता है। ये इस पे इधर क्या लगाता है, आघूर्ण लगाता है। इस पे इस तरफ इस साइड में आघूर्ण लगता रहता है, तो ये बॉल इस पर टिकी रहती है। लेकिन जब हम इसको उठाते जाएंगे तो ऐसा होगा, द्रव्यमान केंद्र इस तरह हो जाएगा आके कि द्रव्यमान केंद्र अब इसके इस तरीके से यहाँ से इसका भार जाने लगेगा। अब इसके बाद से अगर जरा से भी हमने उठाया तो यहाँ से भार जाने लगेगा। ये mg, ये मान लीजिए कार्नर वाला पॉइंट h है, h के राइट साइड में आ जाएगा। h के राइट साइड में आने से mg पे इस पे एक आघूर्ण लग जाएगा। वो इसको क्या कर देगा, वो आघूर्ण इसके परिता इसको एक घूर्णन करा देगा इस दिशा में। ठीक है ना, इस तरीके से घूर्णन करा देगा, ये बॉल लुढ़क के गिर जाएगी। तो हमको यहीं पे करना है कि यहाँ पे पहली बात तो ये समझना है कि द्रव्यमान केंद्र घूमते घूमते शिफ्ट होते होते इस पॉइंट पे इस तरह पहुंच जाएगा यहाँ पे कि वो इस कॉर्नर से पास होने लगेगा उसका भार। ठीक है, अब इसके परिता ये घूर्णन कर सकता था, इस बिंदु के परिता यहाँ पे। अब जब तक ये इससे पास हो रहा है तब तक तो कोई घूर्णन नहीं होने देगा, लेकिन जरा से भी अगर हमने उठाया तो mg इधर से पास होगा h के बगल से, और इस पे इसके परिता क्या करा देगा, घूर्णन करा देगा इसको। तो हमको यही समझना था कि अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे। ये देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपका। ये यहाँ से अगर हम इस पे लंब डाल दें तो ये आपका r दिया हुआ है, ये भी r दिया हुआ है। ठीक है, और इसका यहाँ पे इन्होंने ये रेडियस इस गेंद का r दे दिया, फुटबॉल का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं इस तरीके से 36 कोण, क्षितिज के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला r है और ये वाला r है। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से ये वाले साइन थीटा, ये लंब हो जाएगा ये वाला, और ये कर्ण हो जाएगा r बटे r। एक लाइन का ये आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये। ठीक है, लेकिन हाँ लग सकता था शुरुआत में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन में आपका ये है कि मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, टाइम जैसे वेस्ट ना हो। इसमें क्या किया गया है, ये आपका एक दस्तरी है। किसका, एल्युमिनियम का दस्तरी है। एल्युमिनियम के दस्तरी में ये इसके अबाउट घूम सकता है। ठीक है, जब ये इसके अबाउट घूम सकता है और यहाँ पे एक चुंबक है, ये चुंबक इसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। अब यहाँ पे इस चुंबक को हम लोग इसके पर घुमा रहे हैं, इस अक्ष के परता। जब चुंबक को हम लोग घुमाएंगे तो हो गया क्या यहाँ पे कि चुंबक के वजह से डिस्क के इस भाग में क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बन गया होगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, बी ए कॉस थीटा बाई इतने से भाग में कुछ ना कुछ एरिया होगा जिससे इसका चुंबकीय क्षेत्र बद्ध हो गया होगा और कुछ फ्लक्स बन जाएगा। जब हम इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा, बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलने से यहाँ फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे एक विभवांतर आ जाएगा विद्युत प्रेरण की वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ से इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि अब ये चाहेगा लेंज लॉ की मदद से कि नहीं, ये इसका अपोज करेगा, इसके मोशन को। किसके मोशन को, इस चुंबक के मोशन को अपोज करेगा। अपोज इस तरीके से करेगा कि ये नॉर्थ है और ये बना लेगा अपना, जब ये खींचेगा इस तरफ तो ये बना लेगा अपने साउथ पोल। भाई ये घूम के जाएगा इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में ये बल लगने लगेगा।
ये चुंबक को अपनी ओर खींचेगा और चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मोशन चालू हो जाएगा, घूमने लगेगा। जिस डायरेक्शन में चुंबक घूमेगा उसी डायरेक्शन में गोल गोल ये भी घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेंज के नियम से क्या होगा कि लेंज के नियम से ये इसका विरोध करेगा, इसकी गति का। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब उसके लिए ये नॉर्थ पोल बना तो ये साउथ पोल बना देगा, और साउथ पोल बनाने से क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये चूंकि इस साइड में इसे घूम रहा है तो इसकी वजह से ये भी घूमने लगेगा। ठीक, अब घूमने से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें यहाँ पे एक करंट बहने लगी जिसको हम भंवर धारा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको एडी करंट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, एडी करंट। अब एडी करंट जब फ्लो हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा दस्तरी का। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन से क्या सही हो रहा है यहाँ पे। रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट मोशन, चुंबक के विपरीत दिशा में मोशन होगा नहीं। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन, हाँ ये सही, जिस दिशा में चुंबक जाएगा उसी दिशा में दस्तरी घूमेगी। और तीसरा ऑप्शन नॉट रोटेट, रोटेट नहीं होगा, और टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, ना तो रोटेट होगा ना तो तापमान बदलेगा डिस्क का, ये गलत है। नॉट रोटेट बट इस टेम्परेचर विल स्लोली राइज, हाँ तापमान तो पक्का बदलेगा लेकिन रोटेट भी होगा, तो इन्होंने खाली इतना पोर्शन, ये सही बात नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ऑप्शन सही है, चुंबक की दिशा में मैग्नेट, अरे ये दस्तरी घूमेगी, जिस दिशा में दस्तरी घूम रही है, जिस दिशा में चुंबक घूम रहा है उसी दिशा में ये, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बस ये समझना था, यहाँ पे लेंज लगाएंगे आपको आंसर आराम से मिल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है कि इसमें एक रोलर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर और इसमें एक एक्सल लगा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर का है। तो आप ये देखिए क्या है, पहला डायमीटर D1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका रेडियस R1 जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दूसरा जो इसका डायमीटर दिया है छोटे वाले सैफ्ट का या एक्सल का, वो D2 बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस R2 हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में को करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन। पहले तो आप ये समझो कि अगर ये कोई आपका पहिया है और इसको फर्श पे हम लोग बिना स्लिपिंग के लुढ़का के इस तरह लाते हैं कि ये यहाँ पहुँच जाता है, और ये हमका पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक इसने L डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया है, L दूरी इसने तय की है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि इसका रेडियस R है तो बिना स्लिपिंग के ये घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट L बराबर थीटा बराबर L बटे R हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये रेखीय विस्थापन अगर L है तो कोणीय विस्थापन L बटे R हो जाएगा। ठीक, कोणीय विस्थापन, ठीक है, ये कोणीय विस्थापन हो गया। ये रेखीय विस्थापन था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, रेखीय विस्थापन। हाँ, तो ये कोणीय विस्थापन थीटा बराबर L बटे R हो गया। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको कोणीय विस्थापन पता है तो आप रेखीय विस्थापन पता कर सकते हैं, रेखीय विस्थापन पता है तो कोणीय विस्थापन पता कर सकते हैं। मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूरा व्हील होता, व्हील का मतलब आप समझते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें दो गोला बनाता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ, तो बाहर वाले सर्किल के लिए और अंदर वाले सर्किल के लिए, अगर ये बिंदु आपने बाहर वाले सर्किल पे लिया और ये वाला बिंदु आपने अंदर वाले सर्किल पे लिया, तो निश्चित ही बाहर वाले सर्किल पे जो रेखीय विस्थापन होगा वो अलग आएगा, अंदर वाले सर्किल पे जो ये पॉइंट है इसका रेखीय विस्थापन अलग आएगा। यानी अलग अलग जो सर्कल बन रहे हैं उन पे विस्थापन अगर देखा जाए किसी बिंदु का, तो वो ये बाहर वाले पे अलग विस्थापन आएगा, अंदर वाले पे अलग विस्थापन आएगा, रेखीय विस्थापन। लेकिन कोणीय विस्थापन जो रहेगा, सबके द्वारा घूमा गया कोण वो समान रहेगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे उपयोग में लाऊंगा। तो खो क्या रहा है प्रश्न में, आप देखिए, ये प्रश्न में ये कह रहा है कि जो रोलर है वो रोलर 50 मीटर आगे पहुंच गया है चल के, बिना स्लिपिंग करे। ठीक है, ये रोलर 50 सेंटीमीटर आगे पहुंच गया है। 50 आगे अगर पहुंच गया है तो अगर इसका रेडियस में यहाँ R1 लिया है मैंने, ठीक है, और ये अंदर सैफ्ट लगा हुआ है, ठीक है ना,
तो R1 आपको मैं कह रहा हूं कोणीय विस्थापन इसका थीटा कितना हो जाएगा, L का मान 50/R1, ठीक है। और अंदर वाले यहां पे जो पॉइंट लिया जाएगा, देखिए क्या किया गया है यहाँ पे ये किया गया है, इस सैफ्ट पे एक बल अगर हम इस तरह लगाते हैं तो सैफ्ट अगर चलेगा, ठीक है ना, सैफ्ट अगर चलेगा तो ये भी ये इस तरह भागेगा रोलर आगे की तरफ, ठीक है। इस पे हम बल लगाते जाते हैं, हाथ से बल लगाएं या फिर कहिए इससे बल लगाएं। तो यहाँ पे ये इसको लगा दिया गया है, ये इसको लगाया गया है, इस पे इससे बल लगाया जा रहा है तो ये रोलर आगे चलता चला जाता है। तो इसके और इसके बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। किसके बीच में, सैफ्ट के बीच में, एक्सल के बीच में और स्केल के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ फर्श है, फर्श और इस बाहर रोलर के बीच में भी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा तो अंदर वाले ये जो एक्सल है इसके हर बिंदु पे कोणीय विस्थापन क्या रहेगा, समान रहेगा, और बाहर वाले का कोणीय विस्थापन भी समान रहेगा। इस अंदर वाले का कोणीय विस्थापन निकालने के लिए फार्मूला यही यूज होगा, थीटा बराबर L/R। अब यहाँ पे आप समझिए, ये 50 मीटर आगे गया तो हमने इसका कोणीय विस्थापन निकाला, यही कोणीय विस्थापन अंदर इस बिंदु का भी होगा। अब ये बिंदु यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आपका चला है आगे की तरफ, यही हमको निकालना है। ये आगे की तरफ ये बिंदु कितना चला गया, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि इसको निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं ये L चला गया, ये X चला गया, L के बजाय X/R2 इसका रेडियस है, 50/R1 इसका रेडियस है। तो यहाँ से X का मान जो निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, X बराबर 50×R2/R1, 50×R2 का मान अभी आपने निकाला था, यहाँ पे कितना निकाला था 5 और R1 का मान 10, ठीक है ना। तो ये 5/10, ये 50 हो गया, तो X बराबर हो गया 25। तो इसका जो रेखीय विस्थापन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब रेखीय विस्थापन 25 इसका हो गया, इसका मतलब आप समझिए कि क्या हो गया, यहाँ पे ये असल में क्या हो रहा था, ये स्केल इस पे लगी हुई थी, तो ये स्केल इस दशा में क्या होगी, ये इस तरीके से चलेगा कि ये वाली स्केल यहां से 25 सेंटीमीटर आगे निकल जाएगी, ये पॉइंट 25 सेंटीमीटर आगे निकल के चला जाएगा। भाई इस तरह रोटेट करेगा। एक चीज मान लीजिए ये आपका रहता और ये रोटेट करता, ये आप देखिए, इसको समझिए। तो अगर मैं कहूं कि ये इस पे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे इस तरह था, ठीक है, तो ये जब इस पे बल लगाएंगे तो ये आगे निकलता चला जाएगा। देखिए आप इस पे मैं लगा, ये कितना आगे चला गया, यहाँ से 25, इसके रेफरेंस से ये 25 आगे निकल गया। यानी इस छोटे सैफ्ट के लिए ये स्केल कैसे काम करेगी, फर्श की तरह। तो आप ये कहिए कि ये फर्श पे यहां से ये कहिए कि ये 25 सेंटीमीटर आगे निकल चुका है, ये इतना दूरी चलेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके रिलेटिव, किसके रिलेटिव, अपने सैफ्ट के रिलेटिव, स्केल के रिलेटिव 25 सेंटीमीटर चलेगा। तो जिस ऑप्शन में ये 25 सेंटीमीटर आगे निकल गया और ये 50 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका ये दिया हुआ है स्केल का, यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ के 25 इसको ले लेंगे, इसको 85 वाला ले लेंगे। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका। यहाँ से x बराबर, ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि ये 25 से आगे निकल गया है और यहाँ पे ये सही, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉइल है जिसका रेडियस r है और उस पे n टर्न्स है, यानी n टर्न्स का एक लूप है, n फेरों का एक लूप है। और अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्रश्न। इसको एक संधारित्र है जिसपे Q आवेश है, तो यहाँ पे मैं +Q लिख दे रहा हूँ, यहाँ -Q लिख दे रहा हूँ। अब इस संधारित्र का एक सिरा लूप के एक सिरे से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा है। अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ये कनेक्शन, तो क्या होगा, इसमें से आवेश Q फ्लो होना शुरू हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से एक करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब ये फ्लो इतनी जल्दी होता है, बहुत कम टाइम में सारा आवेश इससे फ्लो हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जब इसमें धारा बहेगी तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब भी कोई लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण लगने से क्या होगा, इसका
इसमें कुछ ये हम लोग निकालना है कि इसका कोणीय संवेग कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं, तो कोणीय संवेग का हमारे पास दो सूत्र है, ये देखिए, जे बराबर आई ओमेगा, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। और एक आप ये जानते हैं कि जो हमारा बल आघूर्ण लगता है वो भी हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, डीजे बटे क्या होता है, dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग का परिवर्तित होने का दर यहाँ पे। लेकिन इसको हम लोग डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा छोटा लिया गया है, dt के स्थान पे हम डेल्टा टी लिख देते हैं। ठीक है, ये घूम नहीं पाता है, इतना कम समय है, तो यहां से डेल्टा जे बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डेल्टा टी। टाउ क्या है यहाँ पे, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण निकालने के लिए पहली बात तो आपको यहाँ पे एक निकालना पड़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने में क्या सूत्र लगता है, चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर हो जाएगा आपका NIA। अगर किसी लूप से में n फेरे हो, I धारा बह रही हो और ये उसका क्या हो, क्षेत्रफल हो। अब यहाँ पे जो ये आपका ये जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ये निकलता है, ये इसके जो इसका प्लेन है इसके लंबवत होता है, ये m हो जाएगा। और ये इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है B मान लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड V0 दिया है। इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ से m का मान निकाल सकते हैं कि m का मान हो गया N I, और a का मान, इसका जो त्रिज्या है वो r दिया है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये लूप है। अब उसके बाद हमको, मैंने कहा ना कि हमको टाउ निकालना पड़ेगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बल आघूर्ण आप निकालने के लिए ये सूत्र आप जानते हैं कि टाउ बराबर कितना हो जाता है, टाउ बराबर हो जाएगा यहां से m क्रॉस b, ये लगने वाला आघूर्ण होता है बल आघूर्ण का। अब m और b के मध्य जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये इस तरह है और ये m बाहर की तरफ है, हमारी तरफ है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो mb साइन थीटा हो जाएगा, यानी mb टाउ बराबर mb साइन, ये कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री, साइन 90 एक होता है, तो केवल बचा टाउ बराबर कितना आपका, टाउ बराबर mb, ये mb हो गया। अब इस टाउ का मान यहां पे रख देते हैं हम लोग, तो डेल्टा जे बराबर कितना हो जाएगा, फिर डेल्टा जे बराबर हो जाएगा mb डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पे आपका आप ये देखें कि m का मान आप रख दीजिए, m का मान आपने कितना निकाला है, NI पाई r स्क्वायर, NI पाई r स्क्वायर, और b का मान कितना है, B0 है, डेल्टा t। इसको थोड़ा सा और मैं सही से लिखता हूं, तो ये पाई n हो गया, पाई n हो गया, यह B0 यहां लिख देते हैं, r स्क्वायर, और ये i और डेल्टा t को मैं एक साथ कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इसमें से ये विद्युत, ये Q जो प्रवाहित हो रहा है, I बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो धारा बह रही है I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका Q बटे डेल्टा टी, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए धारा ये बह रही है, बहुत कम समय के लिए, तो I बराबर Q अपॉन डेल्टा टी हम ले सकते हैं। तो Q का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी, I इंटू डेल्टा टी। अब आप इस मान को यहाँ पे रख दीजिए, I इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और डेल्टा जे का मान आपका ये हो जाएगा पाई n B0 r स्क्वायर, और ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ से, डेल्टा सॉरी ये बन जाएगा आपका यहाँ से Q बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये r स्क्वायर और ये Q बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कितना कोणीय संवेग इसको मिल जाएगा, इतना कोणीय संवेग इसको मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे फाइन इसका, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका दूसरा वाला। तो ये मतलब आपको चीजें आती, इतना ज्यादा टफ नहीं था, सूत्र बस आपको आना चाहिए था। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको क्या है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो, करेक्ट शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी। अब वेव फ्रंट, यहाँ वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र, तरंगा, ठीक है ना। वेव फ्रंट आप जानते हैं, पहली बात तो आपको ये समझिए कि यहाँ पे मैं आपको कुछ पहले गुण बताता हूँ। ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ये आपका कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। ये कन्वेक्स लेंस हो गया,
और ये कनकेव लेंस हो गया। इसको आप लोग उत्तल लेंस भी बोलते हैं, उत्तल लेंस। और ये क्या है, अवतल लेंस। यहाँ पे इसमें क्या गुण होता है, इसमें क्या ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश आता है, इस पे पड़ता है, तो ये प्रकाश को इस तरीके जो भी पैरेलल रहता है इसके अक्ष के, तो इन सभी को एक जगह पे एकत्रित कर देता है। ठीक। और ये क्या काम करता है, पढ़ने वाले प्रकाश को जो इसके अक्ष के समानांतर रहते हैं उनको ये ऐसे बिखेर देता है। ठीक है, हर तरफ ये इसका ये अब इसमें आप एक गुण और आप जानिए। जब हम लोग तरंग पढ़ते हैं तो तरंग में ये गुण होता है कि अगर प्रकाश इस तरीके का है तो तरंगाग्र जो वेव फ्रंट बनेगा वो समतल होगा और इसके लंबवत होगा। अगर वेव इस तरीके का है, इस तरीके का प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरीके का, तो ये प्रकाश इस तरीके का बनता है, तरंगाग्र इस तरीके का बनता है। और अगर आपका कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे, तो आपका ये बनता है तरंगाग्र। प्रकाश अगर इस तरीके का पड़ता है तो ठीक है। तो अब ये आपको अगर ये चीजें मालूम हैं तो बहुत आसानी से प्रश्न हो सकता है। अब यहां से वायु से प्रकाश यहाँ पे गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे तरंगाग्र कैसा बन रहा था, इसके ये इस तरह समतल बन रहा था जो इसके लंबवत रहता है। अब यहाँ पे जब प्रकाश पहुंचेगा यहाँ पे भी तरंगाग्र समतल ही बनेगा। जब इस यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कौन सा लेंस की तरह काम करेगा, और ये इतना भाग कौन से लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना, और ये इतना भाग कौन से लेंस की तरह काम करेगा, यही आपको यहाँ समझना है। तो यहाँ पे ये तो उत्तल लेंस की तरह काम कर जाएगा, ये दोनों उत्तल लेंस, और ये वाला जो भाग रहेगा वो अवतल लेंस। तो यानी वायु से प्रकाश ग्लास में, कांच में, कांच से फिर प्रकाश वायु में। तो आपको ये समझना है कि जब ये सारे समानांतर हैं तो इनसे निकलने वाला तरंगाग्र जो होगा, अरे वो किरणें होंगी वो सारी एकत्रित हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके के हो जाएंगे। और इससे निकलने वाली तरंगाग्र क्या हो जाएंगी, या किरणें पहले क्या हो जाएंगी, इस तरह बिखर जाएंगी दूर दूर तक। तो इसका जो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा वो किस तरह बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार बनेगा यहाँ पे, या ये से ये देखिए जब इकट्ठी हो रही तो इस तरह बन रहा है, इसके लंबवत बनना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जानकारी हैं अगर तो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रकाश रहेगा वो फैल जाएगा इस तरीके का। तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और फिर से यहाँ पे ये वही चीज हो गया तो फिर से ये इस प्रकार का बन जाएगा। तो एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, एक फिर ऐसा बन रहा है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आप देखिए कि लगभग जो बन के आ रहा है वो कौन सा शेप बन के आ रहा है, ये पहला वाला शेप बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हमको थोड़ा बहुत तरंगाग्र, बेसिक तरंगाग्र का जानकारी है तो ये प्रश्न भी आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। यह आपका उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह, ये फिर उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा कर देता है, अवतल प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। तो इसका जो यहाँ पे इस तरह का होता है उसका तरंगाग्र इस प्रकार बनता है, अवतल लेंस से निकलने प्रकाश का तरंगाग्र इस प्रकार बनता है, ठीक है। फिर से ही उत्तल लेंस आ गया। तो ये चीजें अगर बन रही हैं तो आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न ये हो गया आपका।